बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है जी मॉसलेस एक्सपेरिमेंट। यह यहाँ लिखा है जी मॉसले इन्वेस्टिगेशन ऑन क्रुक्स ट्यूब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर है जो हम स्टडी कर रहे हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने डिस्कवर जिस वक्त किया था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ये जो पार्टिकल डिस्कवर हुए थे ये क्रुक्स ट्यूब के अंदर से हुए थे। जे जे थॉमसन ने क्रुक्स ट्यूब को इस्तेमाल किया था और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। और उसके बाद फिर गोल्डस्टीन ने क्रुक्स ट्यूब को इस्तेमाल करके प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। लेकिन मॉसले ने, और मॉसले से पहले भी आप पढ़ेंगे रोएंटजन ने दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया। और एक्सपेरिमेंट की रिवीजन पर फिर एक मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस मिली जिनको एक्स रेज कहा जाता है। और उसकी बेस पर फिर प्रोटॉन्स के बारे में क्या पता लगा और प्रोटॉन्स की अहमियत कितनी बढ़ गई, इन तमाम ही मौज़ूआत पे आज हम बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर का मौजू है वो असल में मॉसले एक्सपेरिमेंट है, या आप ये कहें जी मॉसले रिवीजन है क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। कि मॉसले ने क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट को जो रिवाइज किया, तो रिवाइज करने पर उसे क्या शवाहिद मिले और उसकी बेसिस पर उसने क्या कहा। और इस लेक्चर के अंदर हम मॉसले का एटॉमिक मॉडल भी पढ़ेंगे। खैर इसको इतनी पजीराई तो नहीं मिली, लेकिन अरेंजमेंट के बारे में इसने भी बताया। और इसने जो बातें बताई, यानी जिसका जो मॉडल था वो बिल आखिर रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की प्रपोजल का बाइस भी बना। तो इन तमाम ही चीज़ों पर आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एक्स रेस, जिनको रोइंजन रेज भी कहते हैं, अ, किस तरह से डिस्कवर हुई, इस पे हम बात करेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये मॉसलेस रेज नहीं कहला रही। इसका मतलब यह है जी कि एक्स रेस को डिस्कवर करने वाला मॉसले नहीं था। एक्स रेस को एक्स रेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अननोन थी उस वक्त, इसलिए इनको एक्स का नाम दे दिया गया। इसलिए ये एक्स रेज आज भी इस नाम से मशहूर हैं। वरना तो एक्स रेस का जो दूसरा नाम है इसको रोएंजेंट रेस कहते हैं। तो रोएंजेंट वो साइंटिस्ट है कि जिसने एक्स रेस को पहली बार डिस्कवर किया। तो इसलिए एक्स रेस रोएंजेंट रेस भी कहलाती हैं। उस वक्त क्योंकि ये अननोन थी, अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन से मुख्तलिफ थी जो उस वक्त तक जानी जाती थी, इसलिए इस अननोन रेडिएशंस को एक्स रेस का नाम दिया। और एक्स रेस को रोइंजन रेज भी कहते हैं, क्योंकि रोइंजन रेस कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए ये एक्स के नाम से ही मशहूर है और ये एक्स रेस कहलाती है। तो हुआ क्या जी, रोइंजन ने क्रुक्स ट्यूब को इस्तेमाल किया और जे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको क्या किया जी, रिवाइज किया। तो जे जे थॉमसन ने किया क्या था, जो आपकी क्रुक्स ट्यूब थी उसके प्रेशर को डिक्रीज किया था, और प्रेशर को डिक्रीज करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस दिया था। और पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद इसने क्या फिनोमेना ऑब्जर्व किया था जी कि इलेक्ट्रॉन, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से इमर्ज आउट हो रही हैं और वो एनोड पर जाकर कोलाइड कर रहे हैं जी। तो रोइंजन ने जब एनोड को फोकस्ड होकर स्टडी किया, यानी अब तक तो कैथोड पे बात हो रही थी जी, कैथोड में से कैथोड, जिनको कैथोड रेज कहते हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स से। उसके बाद फिर गोल्डस्टीन ने क्या किया था, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया था, जिसकी वजह से कैथोड के पीछे पार्टिकल्स मिल गए थे। तो किसी भी साइंटिस्ट ने एनोड को फोकस नहीं किया। तो जब रोइंजन ने इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर एनोड को फोकस किया, तो उसने ये देखा जी कि एनोड से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस इमिट आउट हो रही हैं जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलती हैं। इन इनविजिबल रेडिएशंस को फिर रोइंजन ने स्टडी किया।
यकीनन उसके दिमाग में ये होगा कि अल्फा, बीटा और गैमा रेज में से कोई रेडिएशन होंगी। लेकिन जब रोइंजन ने इन रेडिएशंस को स्टडी किया, इन विजिबल रेडिएशंस को, इन पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को, जो कि एनोड से इमर्ज आउट हो रही थी, कि जब इलेक्ट्रॉन्स आकर एनोड पर कोलाइड करते थे तो इलेक्ट्रॉन के एनोड पर कोलिजन की वजह से इनविजिबल हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकल रही थी। तो इन रेडिएशन को जब स्टडी किया रोइंजन ने, तो वो ना अल्फा रेस थी, ना बीटा रेस थी, ना गैमा रेस थी। तो ये बिल्कुल ही अननोन थी, नई डिस्कवर्ड होने वाली रेडिएशन थी। तो इसलिए इनको एक्स रेज यानी अननोन रेस का नाम दे दिया गया। और बाद में फिर एक्स रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, तो उसके बाद फिर इसका नाम रोइंजन के नाम से इन रेस को जाना जाने लगा। तो ये क्रुक्स ट्यूब की तस्वीर आपके सामने है, और ये कैथोड है और ये एनोड है। तो कैथोड रेज जो हैं वो असल में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड से दूर जाते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड के करीब पहुंचते हैं। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर कोलाइड करते हैं, तो एनोड पर कोलिजन की वजह से एनोड से कुछ रेडिएशंस इमिट आउट होती हैं, जो ना के अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो ना बीटा पार्टिकल्स हैं, ना वो गैमा रेडिएशंस हैं, बल्कि ये बिल्कुल मुख्तलिफ रेडिएशंस हैं। तो ये अननोन जो रेडिएशंस थी, इसको एक्स रेस का नाम दिया गया। और क्योंकि इसको रोइंजन ने पहली बार डिस्कवर किया, पहली बार रोइंजन को ये मिली, इसलिए इन रेस को रोइंजन रेस भी कहते हैं। तो नई डिस्कवर होने वाली एक्स रेस को कंपेयर किया गया अल्फा रेस से, बीटा रेस से और गैमा रेस से। इसकी पेनिट्रेशन एबिलिटी को चेक किया गया और इसकी एनर्जी वैल्यू को चेक किया गया इन कंपैरिजन विद अवेलेबल रेडिएशंस, जो कि अल्फा, बीटा और गैमा है जी। तो कंपैरिजन में हमें अंदाजा हुआ जी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमन स्किन से रुक जाते हैं, यानी लीस्ट पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। जो बीटा पार्टिकल्स हैं या जो बीटा रेडिएशन है, ये ह्यूमन टिश्यू तक पहुंचते हैं, यानी इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अल्फा रेडिएशन से ज्यादा है। और गैमा रेडिएशन की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो हाईएस्ट है, और ये ह्यूमन ऑर्गन तक से गुजर जाते हैं जी। जो एक्स रेज डिस्कवर हुई, उनकी खास बात ये थी जी कि वो बोन तक तो पहुंच पा रही थी, लेकिन बोन से आगे नहीं जा पा रही थी। इसका मतलब ये हुआ जी कि एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग एबिलिटीज गैमा रेज के मुकाबले में कम थी, और बोन पे ये जाकर स्टॉप हो रही थी। इसकी एनर्जी वैल्यू को निकाला तो अंदाजा ये हुआ जी कि एक्स रेज की एनर्जी गैमा रेस से कम है, और जो वेवलेंथ है वो गैमा रेस से ज्यादा है। ये याद रखिएगा जी, एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन ये जो एक्स रेज हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, इनकी एनर्जी वैल्यू बीटा रेस से ज्यादा थी। तो बीटा रेस और गैमा रेस के दरमियान की ये रेज हैं, जिनको आप एक्स रेस कहते हैं, यानी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी एक्स रेस की बीटा रेस से ज्यादा और गैमा रेस से कम होती है। तो इसलिए ये जो रेडिएशन थी ये गैमा रेस से मुख्तलिफ थी, बीटा रेस से मुख्तलिफ थी, और क्योंकि उस जमाने के अंदर ये अननोन थी, इसलिए इनको एक्स रेस का नाम दिया गया। और ये जो इसकी इंतहाई अहम प्रॉपर्टी थी, बोन्स पे जाकर रुक जाना, तो इसलिए इसको मेडिकल पर्पस के लिए अप्लाई किया गया। तो फौरन ये जो नई रेडिएशन डिस्कवर्ड हुई, इसको मेडिकल फील्ड के अंदर लिया गया। तो जो एक्स रेस आइडेंटिफाई किस तरह हुई थी, इनको शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम दिया गया। अगर आप बीटा पार्टिकल्स की बात करें, तो बीटा तो पार्टिकल्स थे, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो रेडिएशन तो थी नहीं, वो तो पार्टिकल नेचर रखते थे जी। लेकिन ये पार्टिकल नेचर जो एक्स रेस थी, ये पार्टिकल नेचर नहीं रखती थी, बल्कि दे हैव वेव नेचर, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और क्योंकि इनकी एनर्जी बीटा पार्टिकल से ज्यादा थी, इसलिए इनको शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का नाम दिया गया। जो पेपर, रबर, ग्लास, मेटल, इन तमाम से पेनिट्रेट हो जाती थी,
और ह्यूमन फ्लैश से भी पेनिट्रेट हो जाती थी, लेकिन ह्यूमन बोन से स्टॉप हो जाती थी। तो क्योंकि ये ह्यूमन बोन से स्टॉप हो जाती थी, इसलिए इसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो आप एक्सरे कराते हैं जी, बल्कि इसको एक्सरे ही कहते हैं, तो ये जो फोटोग्राफ आता है आपकी हड्डी का या जॉइंट्स का, उसकी वजह भी यही है जी कि ये जो एक्स रेज हैं ये हड्डी से जाके क्या हो जाती है, रुक जाती हैं, जिसकी वजह से ये हड्डी का या जॉइंट्स का इमेज क्रिएट करती हैं। तो ये जो एक्स रे से जो डिस्कवर्ड हुई, फौरन इसको इस पर्पस के लिए अप्लाई किया जाने लगा, तो एक्स रेज इस्तेमाल होना शुरू हो गई। ये जो एक्स रेज थी इनको रोइंजन रेज भी कहते थे, और मेडिकल फील्ड के अंदर इनकी एप्लीकेशन का यहां से आगाज होता है। तो एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं जी कि एक्स रेज डिस्कवर्ड तो हुई, यानी रोइंजन ने अननोन रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जो कि क्रुक्स ट्यूब के अंदर मौजूद एनोड से इमर्ज आउट होती हुई नजर आ रही थी। तो एक्स रेज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, या ये एक्स रेज प्रोड्यूस क्यों होती है या कैसे होती है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं जी। तो होता यह है जी कि जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड पर कोलाइड करते हैं, तो एनोड पर कोलाइड करने की वजह से एक्स रेज इमिट आउट होती हैं। तो ये एक्स रेज इमिट आउट कैसे होती है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं जी। तो होता क्या है जी कि इस एरिया को आप फोकस कीजिएगा जी। तो ये एक्स रेज जाकर, ये आपका ये पहला शेल जो है वो के शेल है, इसी तरह ये आपका एल शेल है, ये आपका एम शेल है, ये आपका एन शेल है। इस डायग्राम में, इस स्लाइड में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं जी कि एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं। तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर आया, तो ये एनोड भी मेटल की प्लेट है जी। तो ये जो मेटल की प्लेट है या जो इलेक्ट्रोड है, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन पे आके कोलाइड करता है, और के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, यहां से रिमूव करता है। तो देखिए जब फर्स्ट शेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एल शेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप करेगा, वो के शेल के अंदर जंप करेगा। और आपने बहुत एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है जी कि वेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट इमिट्स एनर्जी। तो ये जो एनर्जी इमिट होगी ये एक्स रेज की फॉर्म में होगी, और इसको के अल्फा कहते हैं। यानी ये के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है, और उससे ऊपर वाले यानी एल के जरिए हो रही है, इसलिए के अल्फा कहलाती है। अगर इसी वैकेंसी को पूरा करने के लिए, यानी के शेल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर इसको के अल्फा कहेंगे, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर एल शेल से नहीं आता बल्कि एम शेल से इलेक्ट्रॉन आता है, तब भी एक्स रेज इमिट होंगी, लेकिन इसको के बीटा कहेंगे। तो अगर उसी के ऊपर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाए तो ये क्या कहलाएगी, जिसके अंदर आ रहा है उस ऑर्बिट के नाम से इस एक्स रे का नाम होगा, यानी के अल्फा कहेंगे। और अगर 1 के फासले से आए तो फिर इसको के बीटा कहेंगे जी। इसी तरह यहाँ पे अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल ना सके, बल्कि ये एल शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, तो इसका मतलब है एम शेल से इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए एल शेल के अंदर आएगा। तो ये जो रेडिएशंस इमिट आउट होंगी इसको एल अल्फा कहेंगे, यानी एल शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उससे ऊपर वाले से आ रहा है, इसलिए ये एल अल्फा कहलाएगी। और अगर एक छोड़ के यानी एन से वो एल शेल की वैकेंसी को पूरा करने आए तो फिर ये एल बीटा कहलाएगी। तो देखिए ये तरीका है, इस तरीके से एक्स रेज जनरेट होती हैं। यानी ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब इस मेटालिक एनोड पर कोलाइड करता है, तो कोलाइड करने के बाद या तो ये के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, या ये आपने यहाँ पे देखा जी कि के शेल के इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला। तो जब के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो या तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर जंप करेगा,
या एम शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर जंप करेगा, तो अगर बिल्कुल ऊपर उसके ऊपर वाले से यानी वन शेल का यानी के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को पूरा करने के लिए अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो रेडिएशन इमिट होंगी उनको के अल्फा कहेंगे। अगर तीसरे शेल से पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यानी एम शेल से इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर जंप करेगा तो इसको के बीटा कहेंगे, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एल शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, यहाँ पे देखिए एल शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एम शेल से एल शेल के अंदर ट्रांजिट करेगा, इस वैकेंसी को पूरा करेगा, तो जो एक्स रेज इमिट होंगी उनको एल अल्फा कहेंगे जी। तो हुआ क्या, अगर हम इसको समराइज करें सिंपल वर्ड्स के अंदर, तो इस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ने के शेल या एल शेल के इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव कर दिया और इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए हुआ क्या जी कि उससे ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जब नीचे वाले शेल के अंदर आए तो उसके नतीजे में एनर्जी इमिट हुई, और ये जो एनर्जी इमिट हो रही है ये मुख्तलिफ रेडिएशंस की एनर्जी होगी, और इन एनर्जी को आप क्या कहते हैं, इन रेडिएशंस को आप एक्स रेज कहते हैं। तो एक्स रेज किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और उसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये हमने इस डायग्राम के अंदर समझा। अब मॉसले ने क्या किया जी, तो रोइंजन तो यहाँ पर रुक गया जी। रोइंजन ने एक्स रेज को डिस्कवर किया, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद उसे अंदाजा हुआ जी कि ये रेडिएशंस बहुत काम की हैं और इनको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो उसकी जो डायरेक्शन हो गई वो मेडिकल फील्ड की तरफ हो गई, और वो फिर इस तरफ नहीं आ सका जिस तरफ फिर मॉसले ने फोकस करके एक्स रेज को स्टडी किया है जी। तो मॉसले ने एक्स रेज पर वर्क किया और वर्क करने के बाद एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। तो एटॉमिक नंबर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट। तो मॉसले ने इन एक्स रेज को यानी इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिवाइज किया, जो एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया था, जो एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था, उसके बाद फिर जो एक्सपेरिमेंट रोइंजन ने रिवाइज किया था उसी एक्सपेरिमेंट को मॉसले ने रिवाइज किया, और मॉसले ने जब रिवाइज किया तो उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किए। तो कैसे किए इसको हम देखते हैं जी। तो जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था जी, रिवीजन ऑफ क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट को मॉसले ने रिवाइज किया था और रिवीजन के बाद उसने फोकस एनोड को किया था। इससे पहले रोइंजन ने भी ये काम किया था और एक्स रेज डिस्कवर की थी। तो इन एक्स रेज को मजीद डिटेल के अंदर मजीद फोकस होकर मॉसले ने स्टडी किया जी। तो जो मॉसले का काम था, तो मॉसले ने क्या किया जी कि मॉसले ने एनोड्स तब्दील करी, यानी जो भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे, जो भी अवेलेबल मेटल्स थे, उनको उनकी एनोड पहले बनाई, और एनोड बनाने के बाद ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो उस वक्त अवेलेबल थे उनकी एनोड्स इसने तैयार की। और एनोड तैयार करने के बाद यानी एनोड ये तब्दील करता रहा, और एनोड तब्दील करने के साथ साथ ये निकलने वाली एक्स रेज की रेडिएशंस को स्टडी करता रहा, और उसकी वेवलेंथ और उसकी एनर्जी को इसने स्टडी किया, यानी एक डाटा क्रिएट किया, एनोड तब्दील की, जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनकी एनोड बनाई, उनकी एनोड बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया, यानी एनोड तब्दील करता रहा और एक्स रेज को स्टडी करता रहा, एक्स रेज की वेवलेंथ को, एक्स रेज की एनर्जी को इसने स्टडी किया जी। जो उसको ऑब्जर्व हुआ वो ये ऑब्जर्व हुआ जी कि जो वेवलेंथ है एक्स रेज की, जो एक्स रेज इमिट हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही थी विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस। तो आप ये जानते हैं जी कि एटम को उनके एटॉमिक मासेस से पहचाना जाता था, और एटॉमिक मासेस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को कहते हैं, यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो दो पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके मास को आप सम करें तो इसको एटॉमिक मास कहते हैं, और एटम को एटॉमिक मास से पहचाना जाता था।
तो मॉसले ने क्या ऑब्जर्व किया जी कि जो एक्स रेज इमिट आउट हो रही थी उनकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस, या दूसरे लफ्जों में कहें जी तो वेवलेंथ का ताल्लुक एनर्जी से होता है और एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होती है। इसका मतलब ये हुआ जी कि आप ये भी कह सकते हैं जी द एनर्जी ऑफ एक्स रेज इमिटेड इंक्रीजेस रेगुलरली विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस के बढ़ाने से एक्स रेज की एनर्जी बढ़ रही थी और वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। मजीद फोकस होकर जब मॉसले ने स्टडी किया तो मॉसले ने ये बताया जी कि असल में एक्स रेस की वेवलेंथ या एक्स रेस की एनर्जी का ताल्लुक एटॉमिक मास से नहीं है, बल्कि ये इसका ताल्लुक पॉजिटिव चार्ज से है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स का एक्स रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्स रेस की एनर्जी से या एक्स रेस की वेवलेंथ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक्स रेस जो इमिट आउट हो रही हैं उसका जो ताल्लुक है वो असल में पॉजिटिव चार्ज से है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन से है। और जिस हिसाब से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं उसी हिसाब से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और उसी तनासब से वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है और उसी तनासब से एक्स रेस की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो जब इसने मेटल्स को देखा जी तो मेटल्स का जब हैवी होते चले जा रहे हैं तो उसके अंदर एक एक प्रोटॉन का इजाफा होता चला जा रहा है और प्रोटॉन के इजाफे के साथ साथ जिस तनासुब के अंदर प्रोटॉन्स का इजाफा हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर उसी तनासुब से एक्स रेस की वेवलेंथ भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी बेसिस पर मॉसले ने इन पॉजिटिव चार्जेस को यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर का नाम दिया और एटॉमिक नंबर को फिर इसने डिफाइन किया और मॉसले ने एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन दी वो अब आपके सामने है जी। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन्स को की अहमियत यहाँ पर उजागर की इसने और प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर का नाम दिया। और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी से हुआ क्या, इसकी अहमियत क्या है जी, तो अंदाजा ये हुआ जी कि जो एटॉमिक नंबर है जी ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो होती है जिससे एलिमेंट्स को पहचाना जाता है। जिस तरह अगर हम बात करें जी कि इंसान की शनाख्त क्या है, तो इंसान की शनाख्त उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर कोई बात करे भाई इससे अच्छी शनाख्त क्या है, तो आप कहेंगे जी कि उस इंसान का डीएनए है। तो अगर किसी इंसान को पहचानना हो तो उसको उसके डीएनए से या उसके फिंगरप्रिंट से पहचाना जा सकता है। तो इसी तरह अगर किसी एलिमेंट को पहचानना हो या किसी एटम को पहचानना हो तो उसको पहचानने के लिए पहले जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती थी वो मास नंबर या एटॉमिक मास इस्तेमाल होता था। एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते थे, ये एक्स किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है और उसके ऊपर ए लिखा जाता था। जो ए था वो उसका मास नंबर था या एटॉमिक मास था। जिस तरह कार्बन के लिए जो एटॉमिक मास था वो 12 था, यानी उसका मास नंबर 12 था। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए जी तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड होने से तो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन तब्दील हो गई और इस मास नंबर के साथ साथ एटॉमिक नंबर को यहाँ पे लेके आए जी। और पहले एटम की या एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मास नंबर या एटॉमिक मास माना जाता था, यानी न्यूक्लियस के मास के जरिए आप किसी भी एलिमेंट को शनाख्त करते थे। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए जी तो एटॉमिक नंबर ज्यादा अच्छी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी एलिमेंट को समझने के लिए।
तो फिर एलिमेंट की शनाख्त एटॉमिक नंबर से होने लगी। तो Z के जरिए, जो कि किसने डिस्कवर किए, मॉसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया। तो एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो तब्दील हो गई। एटॉमिक मास के बजाय एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से पहचाना जाने लगा। तो जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एलिमेंट की, वो असल में किस पे डिपेंड करती हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के तब्दील होने से एटम की, ये एलिमेंट की शनाख्त भी तब्दील हो जाती है। और ये बात आपने पीछे भी पढ़ी है, अगर आप चैडविक एक्सपेरिमेंट को जाके दोबारा से रिपीट करें तो वहां पे आपने ये देखा था जी कि जब बेरिलियम की न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था, तो एक बेरिलियम था, दूसरा हीलियम था, और जब बेरिलियम के अंदर अल्फा पार्टिकल उसके न्यूक्लियस के अंदर पहुंच गए थे जी, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बढ़कर 6 हो गए थे, जिसकी वजह से जो बनने वाला एलिमेंट था वो ना बेरिलियम था ना हीलियम था बल्कि कार्बन था। क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद होंगे यानी एटॉमिक नंबर 6 होगा तो एलिमेंट कार्बन होगा, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर 2 होंगे तो ये हीलियम होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर 4 होंगे तो ये बेरिलियम होगा। तो एटॉमिक नंबर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो मॉक्सले ने जो एक्स-रेज के ऊपर काम किया, फिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है या उसकी एप्लीकेशंस क्या है जी, तो सबसे बड़ी जो अहमियत है वो ये है जी कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, उस ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया वो इस मॉसले के एक्सपेरिमेंट की मदद से उसने किया। यानी जो मॉसले का एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सपोर्ट करता है, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की राइटनेस को, इसकी एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। जो दूसरी चीज थी जी, वो एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हुए, और एटॉमिक नंबर्स के बारे में मैं पीछे भी डिस्कस किया जी कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को अगर पहचानना है तो एलिमेंट की पहचान एटॉमिक नंबर्स हैं जी। तो एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किए, क्योंकि एटॉमिक नंबर की जो टर्म है वो सबसे पहले मॉसले ने दिए जी, तो मॉसले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किए। अब आप ये देखिए जी कि एक ही ट्यूब थी, क्रुक्स ट्यूब, जो कि क्रुक्स ने क्या की थी, इसको मैन्युफैक्चर किया था। इस क्रुक्स ट्यूब पे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। इसी क्रुक्स ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशन की गोल्डस्टीन ने और कैथोड को परफोरेटेड किया, और इसी क्रुक्स ट्यूब के अंदर से उसने प्रोटॉन्स डिस्कवर किए। इसी क्रुक्स ट्यूब की एनोड को फोकस करके रोएंजन ने एक्स-रेज को डिस्कवर किया, जिसको उसने मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया, और मॉसले ने इसी क्रुक्स ट्यूब को स्टडी किया और एनोड को फोकस्ड होके स्टडी किया, और इन एक्स रेज से के जरिए से उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड किए। तो देखिए एक ही ट्यूब है और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उस पर काम किया है और मुख्तलिफ चीजें दरियाफ्त की हैं जी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर्स ये मॉसले ने डिस्कवर्ड किए, और जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए तो जो पीरियोडिक लॉ थी वो मॉडिफाइड हो गई, और जितने भी अवेलेबल एलिमेंट्स थे उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया। पहले ये एटॉमिक मासेस के लिहाज से अरेंज थे, और एटॉमिक मासेस के लिहाज से मेंडलीव ने इनको अरेंज किया था। तो मॉसले ने इस पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया और तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया। तो मॉसले ने एटॉमिक मॉडल भी दिया था, लेकिन उसकी जो मेन फोकस था वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी। तो मॉसले ने फिर अपना वक्त एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया, और पीरियोडिक टेबल के बारे में आप डिटेल के अंदर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशन को यूज करते हुए मॉसले ने एटॉमिक मॉडल दिया, और एटॉमिक मॉडल देने के लिए उसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को भी इस्तेमाल किया, और प्रोटॉन्स की लोकेशन के बारे में बताया। तो प्रोटॉन की लोकेशन के बारे में रदरफोर्ड ने भी यही बताया था जी कि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। मॉसले ने भी यही कहा जी कि जो एटम है वो स्मॉल होता है, और
जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, यानी जितने भी प्रोटॉन्स हैं एटम के अंदर वो सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स का मॉसले ने तस्करा किया। इसी तरह लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया जी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं होते बल्कि न्यूक्लियस के बाहर मौजूद होते हैं। और क्योंकि एटम न्यूट्रल पार्टिकल है इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर के बारे में बताया है, और एटॉमिक नंबर को इसने इस तरह डिफाइन किया जी कि एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन दी है मॉसले ने वो ये है जी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इसके साथ सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस को इसने कार्बन 12 स्केल पर बताया। और प्रोटॉन का के मास के बारे में इसने कहा जी कि 1.0073 है, न्यूट्रॉन का मास 1.0087 है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055 है जी। तो जो एटॉमिक मासेस हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, यानी प्रोटॉन्स के, इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूट्रॉन्स के, उनके बारे में भी और उनकी कैलकुलेशन भी मॉसले ने की। तो ये मॉसले का एटॉमिक मॉडल है जिसके अंदर लोकेशन ऑफ प्रोटॉन के बारे में बताया गया, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया, और इसमें जो मेन बात है वो इसका एटॉमिक नंबर है जी। एटॉमिक नंबर की अहमियत और एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, और उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को मॉसले ने कैलकुलेट करके दिया। तो एक्सरेज की यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं, और एक्सरे की ये पहली यूज आपके सामने है, और Z एटॉमिक नंबर को कहते हैं। और एटॉमिक नंबर ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, ये एटम की। तो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के लिए मॉसले ने एक्स रेस को स्टडी किया है या एक्स रेस को यूज किया है। तो ये तो एक्स रेस की सबसे अहम यूज है जी, जिसको मॉसले ने टेक्निकली इस्तेमाल किया, और टेक्निकली इस्तेमाल करने के बाद इन एक्स रेस की मदद से एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, जिसकी केमिस्ट्री के अंदर इंतहाई अहमियत है, और इसी की बेसिस पर पीरियोडिक टेबल बनाई गई है, और यही एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जी। तो दूसरी अहम यूज है जी कि एक्स रेस को एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर मैसिव पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी आपके मटेरियल पार्टिकल हैं, तो एक्स रेस इनसे रुक जाती है और उसकी बेस पर ये इमेज प्रोड्यूस करती है जो कि एटॉमिक रेडियस को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर होते हैं जी, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स को निकालने के लिए भी एक्स रेस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है जी। और इस क्रिस्टलोग्राफी का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करना। तो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए भी एक्स रेज इस्तेमाल होती है जी। तो जहां जहां एटम मौजूद होते हैं ये एटम एक्स रेज को रोकते हैं, जिसके नतीजे में क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डेवलप होने में, स्ट्रक्चर फाइंड करने में मदद मिलती है। और मेडिकल एप्लीकेशन से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं जी कि क्योंकि एक्स रे बोन से रुक जाती है, जिसकी वजह से बोन का बेहतरीन इमेज क्रिएट करती है, और मेडिकल पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्स रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो एक्स रेज दे आर शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो पार्टिकल नेचर नहीं रखती बल्कि ये वेव नेचर रखती हैं, और शॉर्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन्हें कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रखती है, इसका मतलब ये भी हो गया जी कि ये वेव नेचर रखती है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, और आपने देखा जी कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के मुकाबले में इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन गैमा रेडिएशन के मुकाबले में इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कम है। ये लिखा है जी दे आर इंजेरियस टू ह्यूमन बॉडी इफ इंसिडेंट फॉर द लॉन्ग टाइम। तो इंजेरियस का मतलब ये कि ये इंजरी का बाइस बन सकती है अगर इसको ज्यादा वक्त के लिए इंसिडेंट कराया जाए, यानी ज्यादा वक्त के लिए अगर बॉडी को इससे फोकस करवाया जाए या ज्यादा वक्त के लिए बॉडी से एक्स रेस को गुजारा जाए तो ये इंजरी का बाइस बनती है। तो यानी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी इसकी ज्यादा है, इसकी वजह से ये मसला है जी।
और ये गैस को आयोनाइज कर सकती है जी। तो एक्स रेज की जो कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपकी किताब में लिखी थी, उनको यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर समराइज किया गया है। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने एक्स रेज के बारे में पढ़ा, और एक्स रेज को रोइंजन ने डिस्कवर किया था, और रोइंजन ने एक्स रेज को डिस्कवर करने के लिए क्रुक्स ट्यूब को इस्तेमाल किया, और एक्स रेज ये आपको एनोड से निकलती हुई दिखी थी। मॉसले ने फिर इसी एक्सपेरिमेंट को रिवाइज किया और एक्स रेज की वेवलेंथ को का रिलेशन उसने एटॉमिक नंबर से डेवलप किया, और उसके बाद फिर इसने एटॉमिक नंबर जो एक टर्म होती है वो दिया, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। तो ये तमाम बातें आज के लेक्चर में आपने देखी थी। तो इससे इम्तिहान में रिलेटेड कैसे सवाल आए हुए आइए देखते हैं जी। तो ये एक सवाल इम्तिहान में आया है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ एक्स रेस। एक्स रेस किस तरह से से ओरिजिनेट होती है इसके बारे में लिखिए, एंड डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेवलेंथ एटॉमिक नंबर। और वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर के दरमियान क्या रिलेशन होता है ये लिखने के लिए आया है जी। तो आपने पूरे का पूरा जो लिखना है वो मॉसले वर्क को लिखना है जी। तो यहाँ पे एक्स रेस के बारे में लिखा जी कि एक्स रेस क्या है जी, दे आर द इनविजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द कैथोड रे ट्यूब। तो जब एनोड से कैथोड रेस कोलाइड करती हैं, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, तो अल्फा बीटा गैमा रेस के अलावा भी कुछ कुछ इनविजिबल रेस मिलती हैं जो कि अननोन है, जिनको एक्स रेस कहा जाता है जी। ओरिजिन क्या होती है जी, ये मैंने भी आपको बताया जी कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एनोड पे कोलाइड करते हैं तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं, और हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन इन गैप को फिल करते हैं तो उसके नतीजे में एक्स रेस एमिट आउट होती हैं। तो ये ओरिजिन के बारे में मैंने एक स्लाइड के अंदर पीछे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है जी। और उसके बाद फिर आपने मॉसले के वर्क को बताना है जी कि वेवलेंथ जो एक्स रेज की है वो डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो इसी की बेस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर का नाम दिया गया है। तो ये आज का लेक्चर था जी, और आज के लेक्चर के अंदर आपने एक्स रेस के बारे में पढ़ा, यानी क्रुक्स ट्यूब के एक्सपेरिमेंट को पहले रोइंजन ने रिवाइज किया, उसके बाद मॉसले ने रिवाइज किया। वो रोइंजन ने एक्स रेस को डिस्कवर किया और उसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, जबकि मॉसले ने एक्स रेस को फोकस्ड होकर स्टडी किया और उसकी मदद से एटॉमिक नंबर को इसने डिस्कवर किया। An atomic number is the characteristic property of an atom और characteristic property of an element। तो एलिमेंट को जो पहचाना जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से पहचाना जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं जी। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर में आपने इन्हीं तमाम बातों के बारे में पढ़ा। जो हमारा अगला लेक्चर है वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है, और इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्पेक्ट्रम्स। तो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और स्पेक्ट्रम की क्या अहमियत है, मैं आपको एक बात बता दूं जी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंसान की दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक उसके फिंगरप्रिंट और एक उसका डीएनए, इसी तरह किसी एलिमेंट की या किसी एटम की भी दो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को तो आज के लेक्चर में आपने पढ़ा जो कि है एटॉमिक नंबर, जो एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो उसका स्पेक्ट्रम होता है। इस पे हम तफसीली बात करेंगे जी कि स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम कितने किस्म के होते हैं, और एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी स्पेक्ट्रम कैसे होते हैं। इन तमामी मौजू पर हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।